हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में कल के वीडियो में कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसमें वॉइस नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे नए सिरे से फिर से वीडियो को बनाना पड़ा और इसे अपलोड कर देंगे और फिर कल आप लोग इसको वॉच करिएगा। ओके, जो वीडियो आपका था वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो उसका रिमेनिंग पार्ट था आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज फिर से हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसे नए सिरे से फिर से हमें बनाना पड़ रहा है। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ बन जाना चाहिए। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे मिल करके क्रिस्टल आपका बना होता है वो आयंस है। आयंस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को एक अट्रैक्ट करता है और जिस हिसाब और जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत बॉन्डेड होते हैं, जिसे कोलम्बिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कह सकते हैं हम लोग इन आयनिक सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, इट मे बी कैटायंस और एनायंस, एंड both cations and anions attract to each other or binding with the electrostatic force to each other। एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत बाइंडअप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चूंकि हमारा काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इसी वजह से जितने आयनिक सॉलिड्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आपको बताएंगे क्यों इसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है, ब्रिटल नेचर का, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा कंडीशन, जब आयंस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है विद द रिपीटेशन करके आयंस कैटायंस एनायंस कैटायंस एनायंस ऐसे एक दूसरे के साथ में रिपीट होकर के स्पेस में आपका 3 डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? और इसमें हर एक आयन दूसरे आयन को चारों तरफ से घेरे रखता है। कैसे? ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन पार्टिकल्स। ओके, एक अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो चारों तरफ से ये नेगेटिव से सराउंडेड होगा, अगर आपके नेगेटिव है तो चारों तरफ से पॉजिटिव से सराउंडेड होगा और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चर आपका बनता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब ये चीज पता चलता है और इसी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को भी निकालते हैं। जब NaCl का स्ट्रक्चर आपको बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है। एक आयन जितने आयन से चारों तरफ से सराउंडेड होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द नंबर ऑफ आयन सराउंडेड इन ईच आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सोडियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर देखते तो सोडियम क्लोराइड में एक Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसके क्रिस्टल में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होता है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता है। क्या कह सकते हैं कि NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है पार्टिकल्स वो आपके आयंस हैं। आयंस आपके कैटायन एंड एनायंस, ये 2 तरीके का आयंस आते हैं। दोनों एक दूसरे को जिस बॉन्ड के तहत बंधा होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत ये बॉन्डेड होते हैं। यह बहुत स्ट्रांग फोर्स है। बस इतनी सी बात अगर हमने यहाँ पे जान लिया तो डेफिनेटली हमें एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को इसकी स्टडी करना है, इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जब हमने बात किया था तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया था। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू presence of due to the presence of strong electrostatic force between the ions
The molecules are held together strongly and the crystalline solids have high melting and boiling point. ओके, इसके मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस के बीच होने की वजह से जो आपके क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और ये ब्रिटल नेचर का होता है। इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई होता है। हीट ऑफ फ्यूजन यानी इसको गलित अवस्था में मेल्टेड स्टेट में लाने के लिए, लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, मेल्ट करने के लिए आपको हाई हीट देना पड़ेगा। इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो भी हाई होता है। तो आप लिख सकते हैं characteristics में crystalline solids of high melting and boiling point due to presence of electrostatic force. सेकेंड वन में आप लिख सकते हैं they have high heat of fusion। इस बात को आप लिख सकते हैं। ओके, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनिक crystalline solids are insulator in solid state, while in molten state or liquid state it conduct electricity। जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है, और जब ये मोल्टन स्टेट में आता है या जब एक्वस मीडियम में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? सॉलिड स्टेट में कोई फ्री आयंस नहीं प्रेजेंस होता है, फ्री आयंस उपस्थित नहीं होते क्रिस्टल में, जबकि मोल्टन स्टेट में या आपके एक्वस मीडियम में फ्री आयंस आपके प्रेजेंस होते हैं। फ्री आयंस का मतलब जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं NaCl इस तरीके से एक दूसरे के साथ में जुड़ करके आपका एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, तो आप जानते हैं कि इसके बीच में जो फोर्स आपका लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर? एक हम नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर? खैर ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज बता रहा हूँ। क्लियर? अब इसके बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और ये बाइंड अप होता है एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से बाइंड अप होता है। जो बॉन्ड हम यहाँ नहीं दिखा सकते लेकिन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का भी ये फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे जब ये बाइंडेड होता है, जब ये मोल्टन स्टेट में आता है तो ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, या आप लिक्विड स्टेट में आता है तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ये आपका ब्रेक डाउन होता है, जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो फ्री मूवेबल आपके पास आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? तो कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होता है, जबकि मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम में ये गुड कंडक्टर भी होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड के बारे में डिस्कशन करते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, जब कोवेलेंट सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आपके पास होता है वो एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्लियर? ये एटम्स आपके एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स होते हैं, जो बॉन्ड होता है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर? ओके, इसके कुछ एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड, बोराजोन, बोरान नाइट्राइड, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट। क्योंकि जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 2 डायमेंशनल
स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये आपका 3 डायमेंशनल होता है। और रियल में जो 3 डायमेंशनल होता है वही रियल स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर रियल है, जबकि इसके स्ट्रक्चर को हम रियल नहीं मान सकते। ये 2 डायमेंशनल आपका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? इन सब का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनको मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों आपके कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसके बारे में कुछ कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। डायमंड और ग्रेफाइट में, डायमंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एक कार्बन 4 और कार्बन से बॉन्डेड होता है, जबकि इसमें एक कार्बन 3 और कार्बन से बॉन्डेड होता है, और इस तरीके से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपका नॉन बॉन्डेड होता है, जो पूरे स्ट्रक्चर में मूवमेंट कर सकता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, जबकि डायमंड कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ये दोनों की खास बात है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं कार्बन कार्बन एक दूसरे से। ठीक है, और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर सब्सटेंस डायमंड है, ये चीज आप जानते हैं। क्लियर? ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसके एग्जांपल आपने दे रखे हैं यहाँ पे। अब चूंकि ये जो हमारे पास बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम जानना चाह रहे तो फिर से वही कहेंगे, दे आर वेरी, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। दे आर यूजुअली हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंस होने की वजह से, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ओके, बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो डेफिनेटली इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी, वो भी हाई होगी। ठीक है, और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but graphite is good conductor of electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ओके, ये बात आपको समझना होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, आयनिक सॉलिड से जो आपका कोवेलेंट सॉलिड होता है ये हार्ड होता है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। देन आयनिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कंपैरिजन में, तो आपको कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा, आप कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन हमारे पास होता है मेटेलिक सॉलिड। जब हम मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स में क्या होनी चाहिए? मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स, इसमें 2 तरीके का बॉन्ड आपके पास होता है, दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है आपके पास मेटल आयन और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों आया, कहां से आया, ये समझिए। जो मेटल है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आपको पता है अपने आउटर मोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेटल्स जो आयंस होते हैं जिसे हम कर्नेल्स के नाम से जानते हैं। इन मेटेलिक सॉलिड्स द मेटल आयन नोन एज कर्नेल्स इमर्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे आप बोलते हैं। कुछ लास्ट बना देता हूं, इस चीज को ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं इसमें 2 तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। एक मेटल आयन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो चारों तरफ से आयन को सराउंडेड करके रखा होता है, घेरे रखा होता है। ओके, इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं, या पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। और जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है इसको कर्नेल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इस तरीके से
यहाँ पे जो ये पॉजिटिव पार्ट है इसे हम कर्नेल्स के नाम से जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और इसी को पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, और इसी को गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी। क्लियर? और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारा होता है मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड में भी स्ट्रॉन्ग और पी। इसीलिए जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कशंस करते हैं, तो हम पाते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स आपके सॉफ्ट से लेकर के हार्ड तक हो सकता है। सॉफ्ट टू हार्ड, यानी सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। सोडियम पोटेशियम कितना सॉफ्ट है ये चीज आपने देखा। इसी जगह पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एल्युमिनियम आयरन, तो आपने देखा वो हार्ड होता चला जाता है, जिंक वगैरह हार्ड होता चला जाता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय द मेटल एटम फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कितना किया, कैसे किया, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू द presence of free movable electron in a metallic solid, they are good conductor। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कैरी करता है। ओके, तीसरा पॉइंट, ये जो बॉन्ड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से इसको आप किसी भी शेप में फाइंड आउट कर सकते हैं, या जिस शेप में आपको रिक्वायरमेंट है उस शेप में आप उसको ला सकते हैं। आपको वायर चाहिए, वायर बनाइए थिन। आपको चादर चाहिए, वो बनाइए। थिन शीट बनाना है, वो बनाइए। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो बॉन्ड होते हैं वो आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसी वजह से नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से जो मेटल है वो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से शाइन की प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस जिसे नाम देते हैं आप, कुछ इसके प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस तरीके से हमने लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट था आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, इसके बारे में डिस्कशन किया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और कंपेयर किया। तो हमने पाया कि जो कोवेलेंट सॉलिड है वही हमारा हार्डेस्ट हो जाता है। जो मेटेलिक सॉलिड्स है ये मॉडरेट होता है, इसके नेचर ये आपके सॉफ्ट से हार्ड तक हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और लस्ट्रस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जबकि आपके जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर का होता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयनिक में आपके आयंस होते हैं। इस तरीके से जब आप कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स में। आपने ब्रॉस का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा, जिंक का नाम सुना होगा, जितने भी मेटल्स का स्ट्रक्चर है सब इसमें आपके आ जाते हैं। आयरन का नाम सुना होगा, ये सारे आते हैं। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड में हमने सिलिकॉन कार्बाइड्स के बारे में डिस्कशंस किया था, बोराजोन के बारे में कहा था, ग्रेफाइट के बारे में कहा था, डायमंड के बारे में कहा था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में कहा था। आयनिक सॉलिड्स के हमने एग्जांपल नहीं दिए थे, वो देते जैसे आपने NaCl कहा, KBr कहा, आपने सोडियम सल्फेट का, N2SO4 के बारे में डिस्कशंस किया, आपने मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में डिस्कशन किया, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, जिंक ऑक्साइड के बारे में आपने डिस्कशन किया। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, आयनिक के कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपका सिलेबस को कवर करता हुआ है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।